हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अतुल में। आज हम सिविक्स का पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी है। इस चैप्टर का हम प्रश्नोत्तर सीरीज को आज हम देख रहे हैं। इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उन सबको आज हम देखेंगे। इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, अति लघु और लघु उत्तरीय और साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी को हम लोग देखेंगे आज। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले अति लघु के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण क्या है? तो इसका आंसर है कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्राथमिक और सबसे मेन कारण क्या है? जन्म है। जन्म से ही है सो सामाजिक विभेद की उत्पत्ति सबसे पहले प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी परिवार विशेष में होता है। उस परिवार का संबंध किसी न किसी जाति, समुदाय या धर्म, भाषा, क्षेत्र से तो होता ही है। इसलिए स्वाभाविक है कि व्यक्ति विशेष का संबंध किसी भी जाति, समुदाय, भाषा, क्षेत्र से हो सकता है। तो जन्म ही सबसे मूल कारण माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विविधता राष्ट्र के लिए घातक कब बन जाती है? तो जैसा कि हम देखते हैं कि लोकतंत्र में विविधता क्या है? स्वाभाविक है। किंतु जब लोकतंत्र में ही जब लोगों के बीच धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, जाति विशेष, भाषा के आधार पर मतभेद होने लगता है, तो उस समय विविधता क्या है? हमारे लिए घातक बन जाती है। जैसा कि पहले चैप्टर में इसमें हमने कहीं कहीं पे पढ़ा है कि किस तरह से सिक्किम में बिहारी छात्राओं को अपने संस्थान मतलब कि भागने के लिए वहाँ से बाध्य कर दिया गया था। गुजरात में किस तरह से व्यवहार किया गया था बिहारियों के साथ। लुधियाना में बहुत ही बिहारी मजदूर के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था। ये सब एग्जाम्पल हैं जिसको हमने देखा है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वधर्म समन्वय का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। सर्वधर्म समन्वय मतलब कि सभी धर्म के लोग अगर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसका एक उदाहरण बताना है। तो उदाहरण में है कि मंदिरों का शहर बनारस, वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक मतलब कि एक स्थल है। यहाँ पे एक नाजनीन नामक एक मुस्लिम लड़की हनुमान चालीसा को उर्दू में लिपिबद्ध करती है। ठीक है, उर्दू में लिपिबद्ध करती है, जो सर्वधर्म समन्वय के एक मजबूत उदाहरण के रूप में इसको प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तरी आयरलैंड के एक ही धर्म के दो समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो राजनीतिक पार्टी का नाम बताना है। तो उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के दो जो समूह हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और राजनीतिक पार्टी कौन कौन सी है? नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक विभेद की राजनीति का एक अच्छा परिणाम क्या है? तो इसका अच्छा परिणाम है स्वयं की पहचान की चेतना। हमने अति लघु के सारे प्रश्नों को देखा, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विविधता में एकता का अर्थ क्या होता है? लघु उत्तरीय प्रश्नों में से पहले प्रश्न को देखते हैं कि विविधता में एकता का अर्थ क्या होता है। तो आंसर इस प्रकार है कि लोकतंत्र में विविधता क्या है? स्वाभाविक है, परंतु विविधता में भी एकता लोकतंत्र का ही एक गुण है। अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है? जिस राज्य का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं होता, वो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। विविधता में एकता भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनी विशेषता है। बेल्जियम इसका क्या है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। जब भी भारत की अखंडता खतरे में होती है या प्राकृतिक आपदा आती है, तो हम विभिन्न धर्मों के लोग क्या करते हैं? आपसी बैर भाव को भूलकर एक साथ खड़े हो जाते हैं
और साथ ही एक दूसरे के पर्वों में, त्यौहार में शरीक होते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। दुर्गा पूजा के समय में मुसलमान लोग भी मंदिर घूमने के लिए आते हैं, मेले के व्यू से ही आते हैं। ईद के समय हम भी लोग जाते हैं, तजिया में जाते हैं, उनमें शरीक होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब दिखाता है कि नहीं, हमारे भारत में चाहे कितनी भी प्रकार की विविधता क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ये क्या है, विविधता में एकता को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो सामाजिक विभेद ही सामाजिक संघर्ष तथा विभाजन के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग निवास करते हैं। सामाजिक विभेद का मूल कारण जन्म को माना जाता है। विविधता अच्छी है, पर राष्ट्र के लिए घातक भी है। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर आपस में उलझना राष्ट्र को कमज़ोर बनाता है, जिससे सामाजिक विभाजन का तो डर होता ही है। यही अतः समाज में सामाजिक विभेद मिटाकर हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक विभाजन को रोक सकते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे कि सामाजिक विभेद तथा सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। तो एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के लोगों के बीच विभिन्नता सामाजिक विभेद को दर्शाती है, जबकि धन, रंग तथा क्षेत्र के आधार पर विभेद करना सामाजिक विभाजन को बताता है। अगले प्रश्न को देखेंगे कि सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो है कि सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पे अप्रत्याशित रूप से प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन भी सामाजिक विभेद के आधार पर होता है। उदाहरण आयरलैंड। हमारे भी यहाँ देखते हैं कि अगर किसी गांव में किसी जाति विशेष की जनसंख्या अधिक होती है तो राजनीतिक पार्टी क्या करता है, उस जो जाति विशेष के किसी एक व्यक्ति को चयनित करता है और वहाँ से उसको खड़ा करता है, ताकि इस जगह से इस जाति का वोट हमको सीधे तौर पर मिल सके। तो वही होता है कि जब हम दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा फ़ायदा उठाता ही है। तो वही राजनीतिक पार्टी क्या करता है, जब भी हम धर्म और जाति के नाम पर अगर दो लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो इसका कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाएगा ही। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपसी मतभेद को मिटाकर समन्वय स्थापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभेद की राजनीति के परिणाम किन किन बातों पर निर्भर करती है। स्वयं की पहचान की चेतना, समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका, सरकार के मांगों के प्रति सोच, सामाजिक, ये सब आंसर है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र किस प्रकार विभिन्न समूहों के बीच तालमेल स्थापित करता है। तो आंसर होगा कि सामाजिक विभेदों में तालमेल स्थापित करने के लिए हमें विभिन्न धर्म का सम्मान करना होगा, हमें एक दूसरे के पर्व त्यौहार में मिलजुल कर रहना होगा, आपसी बैर न रखकर देश हित देखना होगा। इस प्रकार सामाजिक समूहों के बीच तालमेल स्थापित किया जा सकता है। लघुत्तरीय कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। सामाजिक विभेदों में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। सामाजिक विभेदों में तालमेल स्थापित कर ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता को क्या अक्षुण्ण बनाया जा सकता है। सामाजिक विभेदों में तालमेल बनाए रखने के लिए भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया। इस सिद्धांत से यह धारणा विकसित होती है कि उनके धर्म अलग अलग जरूर है, परंतु राष्ट्र तो एक ही है। दूसरी बात यह भी है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में सत्ता के बंटवारे में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों का ख्याल रखा जाता है, ताकि सामाजिक विभेद में तालमेल स्थापित किया जा सके। अगर हम बहुसंख्यक पे ध्यान देंगे, अल्पसंख्यक के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, अल्पसंख्यक जो भी होगा उसके बीच में उनमें असंतोष की भावना पैदा होगी, जिससे क्या होगा, समाज में विखंडन की स्थिति बन सकती है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि जातिवाद के किन्हीं 4 कुप्रभावों का उल्लेख करें। जातिवाद जो खास करके हमारे बिहार में देखते हैं, जातिवाद रग रग में बसा हुआ है। हमारे बिहार ने पूरे भारत को पहला जाति को खंडित करते हुए एक सबसे नीचे जाति का एक सम्राट दिया, जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ये सब चीज़ को होते हुए इतिहास एक अलग जगह पे है, लेकिन इतिहास से बिहार ने कुछ नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं। हम बस
जितने भी महापुरुष हैं उनके अगर किसी भी चीज़ को लेके अगर आगे बढ़ते तो अभी बहुत आगे रहते हैं, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ को जातिवाद यही है कि हमारे रग रग में बसा हुआ। जातिवाद के किन्हीं 4 कुप्रभावों का उल्लेख करना है। तो पहला है समाज में रूढ़िवाद और सामाजिक रुचियों का विकास। रूढ़िवाद मतलब क्या होता है कि पुराना सोच, मतलब कोई भी पुराना जो चला आ रहा प्रथा जिसको हम बदलना नहीं चाहते हैं, इसको रूढ़िवाद बोला जाता है। रूढ़िवादी व्यक्ति को इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने के कारण असमानता और फूट की भावना बनती है। तो जब भी हम एक दूसरे के धर्म को सम्मान नहीं करेंगे तो क्या होगा, असंतोष बनेगा एक दूसरे के बीच में, वो उसके लिए बुरा सोचेगा वो, और हिंदू मुसलमान के लिए। जातिवाद के कारण राष्ट्र का अनेक समूहों और टुकड़ों में बढ़ जाने का कारण राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात होता है। लोगों के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं होने के कारण राष्ट्र आर्थिक प्रगति में रुकावट नहीं बनती। जिस भी राष्ट्र में अगर देखते हैं कि जाति धर्म के नाम पे हमेशा लड़ा जा रहा होता है, वो देश कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लैंगिक असमानता क्या है। लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्रियों के में भेद करना, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोयम दर्जे का और हीन समझने की भावना लैंगिक असमानता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान पान, पाल पोषण के अंतर करना, लड़की को घर की 4 दीवारी में कैद करके रखना, उसको बस इतना ही समझना कि इसका काम बस खाना बनाना है, काम काज करना है, पुरुषों की सेवा करना है। ये सब क्या दिखाता है कि लैंगिक असमानता का ये उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये प्रश्न हमको दूसरे अध्याय में पढ़ना है। खैर अभी मैंने इसकी चर्चा कर दी है। अब हम कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के कारण पर प्रकाश डालें। तो आंसर होगा कि सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति के जिम्मेवार अनेक कारण होते हैं। प्रत्येक समाज में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय एवं क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। इन विविधताओं के चलते उनमें विभेद की स्थिति पैदा होती है। जन्म स्वाभाविक विभेदों की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है, जैसा कि मैंने चर्चा किया है। जहाँ भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है वह किसी न किसी परिवार विशेष का सदस्य होता है। उस परिवार का संबंध किसी न किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, समूह, भाषा तथा क्षेत्र से जुड़ा होता है। इसके चलते उस व्यक्ति विशेष का संबंध उसी जाति, धर्म, समूह, भाषा एवं क्षेत्र से किया जाता है। यही से विभेद की उत्पत्ति पर मूल रूप से प्रारंभ हो जाती है। उपर्युक्त कारकों के अलावे कुछ ऐसे भी कारक हैं जो सामाजिक विभेद को उत्पन्न करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि लिंग के आधार पर विभेद है, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर। व्यक्ति के जन्म लेते ही ये कारक सामाजिक विभेद का रूप ले लेती है। स्त्री पुरुष, गोरे काले, लंबे नाटे, अमीर गरीब, शक्तिशाली कमजोर जैसे विभेद भी सामाजिक विभेद में बदल जाते हैं। कभी कभी व्यक्तिगत पसंद नापसंद से भी सामाजिक विभेद का जन्म होता है। ऐसा भी होता है कि अनेक व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके अलग धर्म के में समूह बना लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अंतरजातीय विवाह कर अपनी पहचान को ही अलग बना लेते हैं। कुछ व्यक्ति अपने परिवार अथवा जाति की परंपराओं को छोड़कर विभिन्न कार्य क्षेत्रों का चयन, पेशे, उद्योग, धंधे तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को अपनाकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं और अलग सामाजिक समूहों के सदस्य हो जाते हैं। इन सब कारणों से सामाजिक विभेदों का जन्म होता है। तो हमने पहले प्रश्न को देखा कि सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति का क्या क्या कारण हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक विभेदों में तालमेल और संघर्ष पर प्रकाश डालना, कि सामाजिक विभेद में किस तरह से तालमेल और संघर्ष की स्थिति बनती है। तो आंसर है कि सामाजिक विभेदों में तालमेल रहने से लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत होती है। ठीक इसके विपरीत सामाजिक विभेदों में उचित तालमेल नहीं होने से संघर्ष और कलह की स्थिति पैदा होती है। अब दोनों पक्षों को हम एक एक करके देखेंगे। सामाजिक विभेद में क्या, तालमेल को देखते हैं। पहले विविधता में एकता लोकतंत्र का एक स्वाभाविक गुण है।
लोकतांत्रिक राज्यों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य के नागरिक विभिन्न धर्मों के अनुयायी होते हैं। वे आपसी सौहार्द के वातावरण में शांतिपूर्वक रहते हैं। इस प्रकार उनमें यह धारणा विकसित हो जाती है कि वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी तो अवश्य हैं, परंतु उनका राष्ट्र क्या है? एक है, और वह सभी क्या है? एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। इसीलिए समस्त भारतीयों के लिए यह कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी परस्पर भाई भाई स्वरूप हैं। सामाजिक विभेदों में तालमेल पैदा करने वाली भावना का द्योतक होली, दीपावली, दशहरा जैसे पर्वों पर मुसलमान भी हिंदुओं के यहाँ दावत पर जाते हैं, जो कि यह सही बात है। ईद के मौके पर हिंदू भी उन्हें मुबारकबाद देते हैं। सिख भी हिंदुओं के मंदिर में पूजा करने आते हैं और हिंदू भी गुरुद्वारे में श्रद्धापूर्वक शीश नवाते हैं। यह विभेदों में तालमेल अर्थात विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत की तरह बेल्जियम में भी विभिन्न भाषा के लोग, क्षेत्र के लोग अच्छा तालमेल के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। अगर एक देश एक अच्छे लोकतंत्र की वही निशानी है कि वहाँ पे सभी धर्म के लोग क्या होंगे, जब एक साथ आपस में मिलजुल के रहेंगे तो उस देश का आर्थिक और रूप से अच्छे तरीके से खूब विकास होगा। जब दो देश के लोग आपस में ही हमेशा लड़ते रहेंगे तो उस देश का क्या विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आगे के देखते हैं, सामाजिक विभेदों में संघर्ष की उत्पत्ति। यदि शासन द्वारा सामाजिक विभेदों में उचित तालमेल नहीं बिठाया जाता है, सामाजिक विभेद कालांतर में मतलब कि आने वाले सालों में संघर्ष का कारण बन जाता है। सामाजिक विभेद लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होता है। धर्म, लिंग, जाति, संप्रदाय के नाम पर आपस में उलझने से राष्ट्र की शक्ति क्या हो जाती? छिन्न हो जाती। सही बात है। जब भी हम क्या करेंगे, जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो लोकतंत्र कभी भी सार्थक नहीं बन पाएगा। ऐसी अवस्था का लाभ उठाकर कभी कभी दुश्मन देश आक्रमण भी कर देते हैं उस देश पे। सोचते हैं कि जब इसके आंतरिक ही गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो ये बाहरी युद्ध को क्या ही संभाल पाएगा, उसी का फ़ायदा उठाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि दो बिल्ली होता है, दो बिल्ली जब रोटी के लिए लड़ रहा होता है तो बंदर आके क्या करता है? उसका फ़ायदा उठा लेता है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी जब हम दो धर्म के लोग आपस में जाति और संप्रदाय ये सब के नाम पे अगर छोटे छोटे बात पे लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? राजनीतिक पार्टी उसका फ़ायदा उठाएगा। अब जब देश के अंदर में इस तरह का स्थिति उत्पन्न होगा तो दूसरा देश उसका फ़ायदा उठाएगा। तो क्या होता है? राष्ट्र की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है। जब तक विविधता एक सीमा तक रहती है तब तक कोई परेशानी नहीं होती। जब विविधता अपनी सीमा को क्रॉस कर जाती है तो क्या होता है? सामाजिक विभाजन अवश्य संभावी हो जाता है। अमेरिका में श्वेत अश्वेत का झगड़ा, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट कैथोलिक का झगड़ा, भारत में दलित और सवर्णों का झगड़ा टकराव की स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या है? घातक है। श्वेत अश्वेत अमेरिका में देखते होंगे, वहाँ पे मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ा। उनकी एक कहानी है आई हैव अ ड्रीम, बहुत ही फेमस है उनका ये लेखन। भारत में भी दलित और सवर्णों का जो टकराव होता है उससे तो हम लोग भली भांति परिचित हैं। अतः यह संक्षेप में कह सकते हैं कि विभेदों में उचित तालमेल बैठाकर ही हम क्या कर सकते हैं? आपसी संघर्ष को रोक सकते हैं। अगर इस तरह तालमेल को स्थापित नहीं करेंगे, इसमें राजनीतिक पार्टी भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती है। तो इन सब के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? समाज में एक संतुलन और शांतिमय स्थिति को बनाकर रख सकते हैं। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है कि सामाजिक विभेदों की राजनीति के परिणामों का वर्णन करें। उत्तर है कि सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। इससे स्पष्ट किया गया है। इससे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभेद राजनीति को इतना प्रभावित कर देता है कि वहाँ की सामाजिक विभेदों की राजनीति ही हावी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में भी परिवर्तित हो जाता है। तब इसका घातक परिणाम राजनीतिक व्यवस्था को भुगतान करना पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूगोस्लाविया का है। यूगोस्लाविया में क्या है? धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभेद
इस हद तक बढ़ गया कि वहाँ विविधों की राजनीति ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली और यूगोस्लाविया को ही खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में काट कर रख दिया। स्पष्ट है कि जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में परिवर्तित हो जाता है तब देश का क्या हो जाता है, विखंडन स्वाभाविक हो जाता है। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि सामाजिक विभेद के साथ राजनीति का संगम होना सही नहीं है। अनेक लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेदों के आधार पर राजनीति होने पर भी देश के विघटन की स्थिति नहीं आती है। सत्य तो यह है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद अवश्य मौजूद रहते हैं और वे राजनीतिक विभेद में भी परिवर्तित होते रहते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभेद और राजनीति में अटूट संबंध बना रहता है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल सामाजिक विभेद को स्वीकार करते हुए उन्हें खुलेआम चर्चा करते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों से अलग अलग वायदे करते हैं, विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में भागीदार देने का भरपूर प्रयास करते हैं, उनकी मांगों और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नीतियों का निर्माण भी करते हैं। मतदान के समय विभिन्न समूहों को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कई तरह के वादे भी करते हैं। कभी कभी एक राजनीतिक दल विशेष किसी एक सामाजिक समूह के हितों पर ध्यान देता है, उससे एक अटूट संबंध स्थापित होता है। उस विशेष सामाजिक समूह के लोग भी उसी राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करते हैं। इतना होते हुए भी देश की एकता अक्षुण्ण बनी रहती है। तो यह है आपका तीसरा दीर्घ उत्तरीय का आंसर। दीर्घ उत्तर का आंसर कम से कम एग्ज़ाम में 200 से 250 शब्दों में लिखना होता है। तो आप इसके उत्तर को देख के मतलब आप इसको पढ़ें और अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करें, लेकिन आपका डाटा लगभग रिलेटेड यही होना चाहिए। ताकि एग्ज़ाम में कोशिश कीजिए कि आपका जो अति लघु का उत्तर हो 2 से 3 लाइन का हो और लघु का उत्तर कम से कम 6 से 7 लाइन 70 से 80 शब्दों में होना चाहिए, 60 से 70 शब्दों में। और दीर्घ का उत्तर हमेशा 1.5 पन्नों में दीजिए, या शब्दों में बोल सकते तो 200 से 250 शब्दों में, तभी आपको पूरा मार्क्स मिल सकेगा। एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन को मत छोड़ा कीजिए। ठीक है, आप इसको बार बार देखें, पढ़ें और प्रश्नों को याद करें। थैंक यू। जय हिंद।